रश्मि खाना बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। जब भी उसकी मम्मी कहती कि खाना बनाने में हेल्प कर दे जिससे वो खाना बनाना सीख जाए, तो उसके पास एक ही जवाब होता, रश्मि कुकर में राजमा चढ़ा रही हूँ, आज देख ले मैं कैसे उबालने रखती हूँ। अरे मम्मी, आजकल मॉडर्न जमाना है, फोन में कुछ भी ढूंढ सकते हो। मैं राजमा बनाने की रेसिपी फोन में ही देख लूंगी, अभी मैं काम कर रही हूँ। और जब ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? वहां तुझे कोई ऐसी चीज बनानी पड़ी जो तूने कभी भी नहीं बनाई होगी, तो फिर तुझे कितनी परेशानी होगी। परेशानी क्यों होगी मम्मी? मेरा मोबाइल फोन मेरे पास रहेगा, मैं उसमें से देखकर बना लूंगी। मम्मी, आजकल जिनको खाना बनाना नहीं आता ना, वो सब वीडियो देखकर ही बनाते हैं। पर बेटा, कभी ऐसा समय आया कि तुम्हें फोन ही नहीं मिला, तब तुम क्या करोगी? मम्मी, ऐसा समय आएगा ही क्यों? आपको पता है मैं अपने फोन से एक सेकंड भी दूर नहीं रहती हूँ, हमेशा मेरा फोन मेरे पास ही रहता है। अरे रश्मि की माँ, कोई बात नहीं, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप सीख जाएगी। वैसे भी 1 महीने बाद रश्मि की शादी है, हमारी बच्ची को अभी आराम करने दो। ये लो बेटा, मैं सबके लिए गर्मा गर्म जलेबी समोसे लेकर आया था, खुद भी खाओ और हमें भी प्लेट में निकाल कर दो। देखो मम्मी, पापा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते। सुमित भैया आ जाओ, पापा जलेबी समोसे लाए हैं, सब मिलकर खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर गए और रश्मि की शादी हो गई। रश्मि ने जब पहली बार हलवा बनाया तो उसने फोन में हलवा बनाने का वीडियो देख लिया और आसानी से हलवा बना लिया। सबने हलवे की बहुत तारीफ की। बहुत बढ़िया हलवा बनाया है रश्मि बहू, सचमुच इतनी अच्छी भुनी हुई सूजी है कि पूछो मत, बिल्कुल कच्चा नहीं है। हाँ बहू, हलवा बहुत बढ़िया बना है, चीनी भी बिल्कुल बराबर की है। रश्मि, मुझे थोड़ा और दो तो, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं सबको देती हूँ, प्रिया तुम भी लो ना। हाँ मैं लेती हूँ भाभी। रश्मि की ननद प्रिया नेचर की बहुत खड़ूस थी। रश्मि के आने के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई थी, ऐसा उसे महसूस होने लगा था। कितनी देर से सुई में धागा पिरोने की कोशिश कर रही हूँ प्रिया, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, जरा सुई में धागा पिरो दे। मम्मी मुझे लेट हो रहा है, मैं पहले कॉलेज को बहुत लेट हो गई हूँ, आप खुद ही डाल लो। मम्मी जी लाइए, सुई में धागा मैं पिरो देती हूँ। कितनी अच्छी बहू है, झट से सारे काम कर देती है। प्रिया अपनी भाभी से कुछ सीख, ये भी तो अपना काम छोड़कर आई है मेरा काम करने के लिए। मम्मी मैं बहुत समय से देख रही हूँ, जब से भाभी आई है आप उनकी तारीफ के पुल बांधती रहती हो। इतने टाइम से मैं ही ये सब करती थी ना, अब भाभी के आ जाने के बाद तो आप जब देखो मुझे उनके सामने नीचे ही दिखाते रहते हो। प्रिया मैं कोई बाहर की थोड़ी हूँ, इसी घर की हूँ। अब तेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, फिर बोलेगी कॉलेज को लेट हो रहा है। प्रिया चिढ़कर कॉलेज चली जाती है। कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। रश्मि की सास उससे बोली, मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली मकर संक्रांति है और हमारे यहाँ रिवाज है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी नई बहू के हाथ से ही बनती है, इसलिए तुम बढ़िया सी खिचड़ी बना देना। मकर संक्रांति पर सुबह सुबह वही बनेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। प्रिया को अब तक ये सच्चाई पता चल चुकी थी कि रश्मि फोन में खाना बनाने की वीडियो देखकर ही खाना बनाती है। उसे खुद से कुछ बनाना नहीं आता और बिना मोबाइल फोन के वो खाना नहीं बना सकती। इसलिए मकर संक्रांति की सुबह प्रिया रश्मि का मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके छुपा देती है। कहाँ चला गया? सुबह से ढूंढ रही हूँ, मेरा मोबाइल फोन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। रश्मि बहू क्या हुआ, खिचड़ी बनाने की तैयारी की या नहीं? हाँ मैं बस बना रही हूँ मम्मी जी, अब क्या करूँ, मुझे तो खिचड़ी बनानी आती ही नहीं। मैंने तो आज तक बहुत सारा खाना बनाया पर खिचड़ी तो कभी नहीं बनाई। मुझे ये भी नहीं पता कि मकर संक्रांति पर कौन सी खिचड़ी बनेगी, कैसे बनेगी। मैं तो सोच रही थी मैं रेसिपी सीख कर बना लूंगी, अब क्या करूँ, किसी से मोबाइल फोन मांग भी नहीं सकती, सबको पता चल जाएगा कि मैं खाना बनाना नहीं जानती, यूट्यूब पर देख कर ही बना पाती हूँ। अब आएगा मजा जब भाभी खिचड़ी नहीं बना पाएंगी, क्योंकि मुझे पता है जब तक ये खिचड़ी की रेसिपी इंटरनेट पर सर्च नहीं करेंगी तब तक इनको खिचड़ी बनाने का तरीका पता ही नहीं चलेगा। रश्मि परेशान हो गई। खिचड़ी बनाने का समय निकल रहा था। रश्मि खिचड़ी बनाने के लिए जैसे ही पतीला उठाती है वो देखती है, अरे ये कागज कैसा, खिचड़ी बनाने का तरीका ये किसने लिख कर दिया। रश्मि हैरान हो जाती है। पतीले के नीचे एक कागज रखा था जिस पर खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री और विधि दोनों लिखे थे और सबसे नीचे लिखा था सासू माँ। रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रश्मि कागज पर लिखी सामग्री और विधि के अनुसार मकर संक्रांति की खिचड़ी तैयार करती है। सबको खिचड़ी बहुत पसंद आती है। भाभी ने खिचड़ी बना भी ली और वो भी इतनी टेस्टी, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू मम्मी जी मेरी हेल्प करने के लिए,
पर आपको कैसे पता चला कि मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती? रश्मि, तुम मेरी बहू होने के साथ साथ मेरी बेटी भी हो। जैसे मेरे लिए प्रिया है वैसे ही तुम हो। प्रिया, मैं तुम्हारी अलमारी में प्रेस के कपड़े रख रही थी, वहीं मैंने रश्मि का मोबाइल फोन देख लिया था। उसी समय रश्मि की मम्मी का कॉल आ गया। वो मकर संक्रांति की बधाई दे रही थी और बातों ही बातों में जब मैंने उन्हें बताया कि रश्मि रसोई में खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही है, तब उन्होंने मुझे सच्चाई बताई कि रश्मि खाना बनाना बहुत कम जानती है। इसलिए अपना होने के नाते उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं रश्मि की हेल्प करूं। मुझे सारी बात समझ में आ गई और मैंने रश्मि को इस घर की बहू होने के नाते मदद की। प्रिया, रश्मि तुम्हारी भाभी है, इस घर की नई बहू है। एक दिन तुम भी अपने ससुराल शादी करके जाओगी। तुम्हें कढ़ी बनानी नहीं आती, छोले और राजमा भी बहुत मुश्किल से बना पाती हो। तुम खुद फोन में कई बार देखती हो जब मैं घर पर नहीं होती। अपनी मम्मी की बातें सुनकर प्रिया बहुत शर्मिंदा होती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रश्मि से सॉरी बोला। आई एम सॉरी भाभी, मैं अभी आपका मोबाइल फोन लेकर आती हूँ। इतनी देर में राजीव भी पतंगे खरीद कर आ जाता है और सब लोग मिलकर छत पर जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहू ममता के साथ रहती थी। गोमती का बड़ा बेटा और बहू एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी। अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे। चाची, दादी की तबीयत बहुत खराब है, आप दादी से काम मत करवाओ, दादी को बुखार है। चल हट, बड़ी आई दादी की सगी। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले? कपड़े कब धोएगी फिर? बस धुल गए बहू, शरीर बहुत दुख रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रोज का बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुझे और तेरी पोती को घर में रहने की जगह दी है। शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना, समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। दादी लाओ, मैं आपकी मदद करूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, चाची बहुत बुरी है। चाची आपको कितना तंग करती है, आपसे कितना काम करवाती है। मेरी बच्ची, तू इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे काम करेगी? रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगी। गोमती और खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी। शाम के समय ममता की माँ और बहन रहने आ जाती है। ममता के बच्चों के लिए वो खिलौने और खाने पीने की चीजें लाई थी। खुशी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है। तभी ममता की बेटी महिमा के हाथ से गुड़िया टूट जाती है और वो खुशी पर दोष लगाने लगती है। नानी देखो ना, मौसी देखो ना, खुशी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। ममता, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। खुद तो माँ बाप परलोक सिधार गए और छाती पर मूंग दलने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। बताओ जरा, इतनी महंगी गुड़िया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी। हाँ दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे? देखती जाओ, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। बिट्टू, जरा सामने से डंडा तो लाना। ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है। खुशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ममता बहू, रहने दे, बेचारी मासूम बच्ची है, इसे मत मार। ममता, ममता, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दे। सुदर्शन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ममता को बोल खुशी को ना पीटे। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। माँ, तुम बीच में मत आया करो। बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। ममता उसे किसी वजह से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ। मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक होते हुए देखता रहता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मत करो पाप। ममता का गुस्सा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है। उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी माँ और बहन के साथ खूब खिलखिलाकर पूरी रात मजे करती रही। अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। गोमती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।
गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही, पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। चाची, दादी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं क्या करूं? हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को। रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ। भूखे मरो या कहीं चले जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो माँ, चलो बरखा, बच्चों जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। ममता रसोई को ताला लगा जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोमती की तबीयत और खराब होती जा रही थी। खुशी गोमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने के लिए निकलती है। वो बाजार में सबसे मदद मांगती है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है। पैसे हैं तेरे पास? अगर पैसे हैं तो ले जा। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब क्या करूं? दादी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक पंडाल लगा था। वहाँ एक औरत कुल्हड़ खिचड़ी का प्रसाद बांट रही थी। खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए? पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे मांगोगे ना? नहीं बिटिया, भगवान के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके पैसे नहीं होते, ये तो मुफ्त में मिलता है। मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया। मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी, वो सुबह से भूखी हैं, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। चाचा चाची सब घूमने चले गए। खुशी के आंसू देखकर वो औरत जिसका नाम मालिनी था वो भी भावुक हो जाती है। मालिनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके। मालिनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाने का कार्य करती थी। पूरे सप्ताह अलग अलग मंदिरों में कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बंटवाना, यही उनकी संस्था का कार्य था। ये काम मालिनी पिछले 5 वर्षों से करती आ रही थी। अब मालिनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था। मालिनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालु स्वभाव की थी। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के कारण मालिनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। मालिनी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है। गोमती की हालत बहुत ही नाजुक थी। मालिनी गोमती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। गोमती की तबीयत में सुधार आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आपने मेरे लिए जो किया। माताजी, हमारी संस्था का तो काम ही यही है, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अब आप परेशान मत होइए, आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा हैं। अब आपको अपने उस नालायक बेटे और बहू के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगह और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर मंदिरों में बांटने का काम करती है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए ईश्वर का कोई रूप बनकर आए हो। सचमुच कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। गोमती अपने बेटा बहू का घर छोड़ देती है। अब वो मालिनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी। कुल्हड़ खिचड़ी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोमती देखती है बहुत सी बेसहारा महिलाएं इस कार्य में मालिनी को सहयोग देती हैं। मालिनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एडमिशन भी करवा देती है। गोमती को इस बात की तसल्ली थी कि उसने खुशी के बर्बाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था।